गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट क्लास में आपकी इकोलॉजी यूनिट के चैप्टर फर्स्ट में ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में अपन फोर्थ वीडियो लेक्चर तक जो अजैविक पर्यावरणीय कारक है उनका अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं। आज बच्चों अपन इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, ये जो पॉइंट है ये आज अपन पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों इस बिंदु को अपन समझें उससे पहले कुछ बातें समझना जरूरी है। जैसे किसी जीव का कोई आवास है जहाँ पर वो जीव रहता है, तो उसकी पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जो है वो हमेशा एक जैसी बनी हुई नहीं रहती है, वो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ बदलती रहती है। अब जीव उन बदलती हुई परिस्थितियों का सामना करेगा, हैं, उनके अगेंस्ट वो कोई ना कोई जुगाड़ लगाएगा, लेकिन अपने आप को वो स्थिर बनाकर रखना चाहेगा। तो बच्चों ध्यान दो, जो स्थिर आंतरिक पर्यावरण है, भाई अपन जानते हैं जो बाहरी परिवेश है, वातावरण है, वो तो बदलता रहेगा क्योंकि वो तो स्थिर है नहीं। लेकिन अगर अपना आंतरिक पर्यावरण कैसा रखा जाए, स्थिर आंतरिक पर्यावरण जो है ये बच्चों शरीर की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं और साथ साथ कार्यकीय प्रक्रमों, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं और कार्यकीय प्रक्रमों को क्या बनाए रखता है, उचित बनाए रखता है। ठीक है। और तंदुरुस्ती को बनाए रखेगा। तंदुरुस्ती से मतलब अपने को क्या लगाना है बच्चों, फिटनेस। भाई उस जीव की जो फिटनेस है वो फिटनेस अच्छी मानी जाएगी कि साहब उसकी बॉडी जो है वो बॉडी प्रॉपर काम कर रही है। इसका मतलब बाहरी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा और अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या बनाकर रखना पड़ेगा, स्थिर, कांस्टेंट, जिसकी वजह से बॉडी में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं प्रॉपर होती रहे, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्रॉपर होते रहे और अपन क्या बने रहें, तंदुरुस्त बने रहें। अब बच्चों ये स्थिर आंतरिक पर्यावरण से संबंधित ही एक टर्म है जिसको अपन कहते हैं समस्थापन। ध्यान से समझना बच्चों, समस्थापन या होमियोस्टेसिस। समस्थापन या होमियोस्टेसिस। अब क्या है बच्चों ये होमियोस्टेसिस, तो ध्यान दो, जीवों के द्वारा अपने आंतरिक पर्यावरण, जीवों के द्वारा अपने आंतरिक पर्यावरण, किस रेफरेंस में, तापमान व परासरणी सांद्रता। किसके संदर्भ में, तापमान व परासरणी सांद्रता के संदर्भ में। तो जीवों के द्वारा अपने आंतरिक पर्यावरण को नियत बनाकर रखना, आंतरिक पर्यावरण को नियत बनाकर रखना, कांस्टेंट बनाकर रखना, बस इसी चीज को अपन क्या कहेंगे बच्चों, समस्थापन। अब अगर आंतरिक पर्यावरण स्थिर रहेगा, समस्थापन बना रहेगा, तो वो जीव कैसा माना जाएगा बच्चों, तंदुरुस्त माना जाएगा, उसकी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर होती रहेगी। क्लियर। अब
कई सारे जीव कैसे कैसे जुगाड़ लगाते हैं, वो सारी चीज़ें अपने को इस चैप्टर में इस बिंदु के अंतर्गत देखनी है। नहीं, अभी जैसे मान लो मैं मेरा ही एग्जाम्पल देखूं, सपोज एसी लगा हुआ है। अब एसी का टेम्परेचर 25 डिग्री इस रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर दिया जाए, ठीक है। बाहर बहुत तेज़ गर्मी हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मेरी फंक्शनिंग, मेरा जो काम है वो मेरा काम प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइप की निश्चित परिस्थितियां बनी रहती है तो अपना जीव अधिकतम कार्य संपादित कर पाता है। उस जीव को क्या माना जाता है? तंदुरुस्त माना जाता है। अब पीछे अपन पढ़ चुके हैं कि साहब पर्यावरणीय परिस्थितियां तो बदलेगी। अब उन पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति जीव कौन कौन सी अनुक्रियाएं करते हैं, क्या क्या रेस्पॉन्स देते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहली अनुक्रिया जो अपनी बुक के अंदर दी हुई है वो है बच्चों रेगुलेट। रेगुलेट करना, नियमन करना, ठीक है। अब क्या मतलब है बच्चों नियमन करना का? तो ध्यान दो, कुछ जीव कार्य वह कभी कभी व्यवहारिक प्रक्रमों से समस्थापन बनाए रखते हैं। समस्थापन बनाए रखते हैं मतलब बाहर तापमान कम ज़्यादा होने का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या रखेंगे? मेंटेन रखेंगे। तो कुछ जीव कार्य व व्यवहारिक प्रक्रमों से समस्थापन को बनाए रखते हैं। क्लियर? अब जो ये समस्थापन को बनाए रख रहे हैं इनको बच्चों कहा जाएगा नियामक जीव। क्या कहेंगे इनको? नियामक जीव या रेगुलेटर। ध्यान देंगे बच्चों, लगभग सभी स्तनधारी, लगभग सभी स्तनधारी व पक्षी कुछ निम्न अकशेरुकी व कशेरुकी, कुछ निम्न लोअर अकशेरुकी व कशेरुकी ये काम कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से बच्चों सारे के सारे नियामक जीवों के क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखो विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ होगा? लाखों सालों में विकास की प्रक्रिया के दौरान जीवों ने ये प्रयास किया होगा कि आंतरिक पर्यावरण को, आंतरिक वातावरण को क्या बनाकर रखा जाए? स्थिर बनाकर रखा जाए। आ रही बात समझ में? ये बिल्कुल वैसा एसी के जैसा ही है। भाई कितने लोग नहीं चाहते कि अपने घर के अंदर एसी होना चाहिए? चाहते तो सब हैं, लेकिन वास्तविकता में उस एसी के खर्च को कितने वहन कर सकते हैं? ठीक है, तो मतलब जीवों के द्वारा जो ये नियमन किया जाता है, ऐसे मान लो नियमन किया जा रहा है या समस्थापन जैसे किया जा रहा है जीवों के द्वारा, इसमें बच्चों उसके लाभ व खर्चे को ध्यान में रखा जाता है कि साहब ये काम करने से कितना तो फायदा होगा और इस काम के एवज में खर्चा कितना होगा। तो लागत कितनी आएगी और लाभ कितना होगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जीवों के द्वारा समस्थापन किया जाता है। तो बहुत थोड़े से ही जीव होते हैं जो परिवेशी वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तापमान को बदलते नहीं हैं, अपितु वो क्या रखते हैं? मेंटेन रखते हैं, जिसमें स्तनधारी, पक्षी ये शामिल हैं। अब विकासवादी जीव वैज्ञानिक क्या कहते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि साहब स्तनधारियों की सफलता का राज यही है, क्योंकि स्तनधारियों में शरीर के ताप नियमन की बहुत ज़्यादा क्षमता पाई जाती है। चाहे वो ठंडे प्रदेशों में रह रहे हों, चाहे वो सहारा के रेगिस्तान में रह रहे हो, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। इसीलिए स्तनधारियों का सबसे ज़्यादा भौगोलिक वितरण पाया जाता है, क्योंकि नियमन की क्षमता भी ज़्यादा होती है। क्लियर? तो ये तो बच्चों पहले प्रकार की अनुक्रिया हो गई।
नेक्स्ट सेकेंड, कन्फर्म, संरूपण। अब देखो बच्चों, कन्फर्म या संरूपण क्या होता है? 99% तो प्राणी, एनिमल, व लगभग सभी पादप। 99% तो एनिमल और लगभग सभी पादप शरीर का तापमान स्थिर बनाकर नहीं रख सकते। शरीर का तापमान स्थिर बनाकर नहीं रख सकते मतलब समस्थापन नहीं कर पा रहे, नियमन नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करेंगे? ध्यान देंगे। शरीर का तापमान परिवेशी तापमान के अनुसार बदलता रहता है। शरीर का तापमान परिवेशी तापमान के अनुसार बदलता रहता है। जलीय जीवों में शरीर के तरल की परासरणी सांद्रता परिवेशी जल की परासरणी सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। आगे बात समझ में, मतलब ये मेंटेन करके नहीं रख सकते, बाहर बढ़ेगा इनका बढ़ जाएगा, बाहर घटेगा इनका घट जाएगा। तो ये इस प्रकार के जीव जो होते हैं, ऐसे जीव कन्फॉर्मर्स या संरूपक, ऐसे जीव कन्फॉर्मर या संरूपक कहलाते हैं। आगे बात समझ। तो दो प्रकार के जीव निकलकर सामने आ गए, नियमन करने वाले नियामक और संरूपण करने वाले संरूपक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साहब संरूपण करने में और नियमन करने में ज़्यादा अच्छा क्या है? तो बच्चों वो तो नियमन करना ही है। फिर अब क्वेश्चन पर ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है? सभी संरूपक नियामक क्यों नहीं बने? भाई जब नियमन करना इतना ही बढ़िया था तो सभी संरूपक नियामक क्यों नहीं बने? मैक्सिमम जीव जंतु पेड़ पौधे कैसे होते हैं? संरूपक ही होते हैं। तो अभी इसका आंसर मैंने दिया था बच्चों, नियमन करने में लागत कितनी आएगी, खर्चा कितना होगा, ठीक है, उसका फायदा कितना है, इस चीज को बच्चों ध्यान में रखा जाता है। नहीं बेटी बात समझ में? भाई गर्मी का मौसम है तो कितने लोग नहीं चाहते कि हमारे घर में एसी हो? चाहते तो सब हैं, लेकिन वास्तव में एसी लाने में पैसा खर्च करना पड़ेगा, बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं हो पाएगी अगर वो ऐसा करेंगे तो। आगे बात समझ में? तो इसलिए सभी जीव जो होते हैं वो नियमन नहीं करते। भाई किसी के पास एसी नहीं है तो कूलर से काम चलाएगा, पंखे से काम चलाएगा, पसीना उत्सर्जित करके काम चलाएगा, कुछ ना कुछ वो दूसरा अल्टरनेट अपना लेगा। तो यही बच्चों जीवों के संदर्भ में भी होता है, सब नियमन नहीं करते, मैक्सिमम क्या करते हैं? संरूपण ही करते हैं। अब देखो एक और उदाहरण से समझते हैं अपन। अत्यधिक छोटे जीव ठंडे क्षेत्रों में विरले ही पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते हैं, या तो बहुत रेयर पाए जाएंगे या पाए ही नहीं जाएंगे छोटे जीव। अब इसका कारण क्या है?
तो कारण को ध्यान से समझो बच्चों, कारण समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे अभी अपनी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया है, श्रू है, चुचुंदर है ना, गुंजन पक्षी है। अब ये छोटे जीव हैं और ये छोटे जीव जो हैं ये ठंडे क्षेत्रों के अंदर नहीं पाए जा सकते। अब इसका रीजन अपन क्या देंगे, तो ध्यान से समझो बच्चों, तापमान की हानि व लाभ। हो सकता है तापमान की हानि हो रही हो सकता है तापमान का लाभ हो। ये बच्चों किसके कार्य हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कि साहब तापमान की हानि होगी या तापमान का लाभ होगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का कार्य है। अब अगर इन छोटे जीवों की अपन बात करते हैं तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसकी तुलना में, आयतन की तुलना में। तो आयतन कम है और इनके शरीर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो जब बाहर बहुत टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, या ऐसे मान लो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो शरीर से अत्यधिक ऊष्मा की क्या होती है, हानि होती है। शरीर से अत्यधिक ऊष्मा की हानि होती है। अब उसकी पूर्ति करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उपापचय द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करनी पड़ेगी। तो उपापचय बच्चों इस आयतन में ही तो होगा। तो कमी तो इस आयतन की है कि भाई क्षेत्रफल तो रह रहा है ज़्यादा। भाई ऐसे मान लो हीट जितनी जनरेट हो रही है उससे ज़्यादा तो वो वेस्ट हो रही है। तो अब ऐसा काम वो नहीं कर सकते, पूरी एनर्जी वहीं पर लगा देंगे तो बॉडी के बाकी के काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए बच्चों जो छोटे जीव जंतु होते हैं वो ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते या बहुत विरले ही पाए जाते हैं। आगे बात समझ में। तो लागत को ध्यान में रख लिया कि साहब नियमन करना जरूरी है, उसमें खर्चा कम आएगा, फायदा ज़्यादा होगा, बॉडी का बाकी काम चलता रहेगा, तब तो वो नियमन करते हैं। अदरवाइज अधिकतर सारे जीव क्या करते हैं बच्चों, संरूपण ही करते हैं। जैसे सभी एसी नहीं खरीद सकते, मान लो सभी एसी नहीं खरीद सकते तो कोई कूलर से, कोई पंखे से, कोई पसीना निकाल कर ही अपना काम चला लेता है। फायदा मैंने आपको समझा दिया कि स्थिर अगर आंतरिक पर्यावरण बना रहेगा तो वो जीव तंदुरुस्त रहेगा, जो भी वो काम करता है वो अपना मैक्सिमम अधिकतम कार्य वो संपन्न कर सकता है। ठीक है, दो बातें तो ये हो गई। अब बच्चों एक चीज पर आप और ध्यान देंगे, आंशिक नियामक। आंशिक नियामक, आंशिक नियामक अपन क्या कहेंगे, कुछ जीव सीमित पर्यावरणीय परिस्थितियों में, कुछ जीव सीमित पर्यावरणीय परिस्थितियों में नियमन कर सकते हैं। उसके आगे संरूपण ही करते हैं। उसके आगे फिर बच्चों क्या करेंगे, संरूपण ही करेंगे। तो एक लिमिटेड रेंज तक, एक सीमित परिस्थितियों तक ही वो नियमन कर पाते हैं, उसके आगे वो नियमन करने में सफल नहीं होते। ठीक है, तो बच्चों खूब सारी कहानी अपनी बुक के अंदर थ्योरी के माध्यम से जैसे समझाई गई है। आप एक बार एनसीईआरटी की बुक की रीडिंग लगाना, उससे आपके और भी सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो ये दो प्रकार की अनुक्रियाएं अपन ने देख ली, एक तो नियमन और एक संरूपण। क्लियर? अब देखो बच्चों, दो कंडीशन लगा रहा हूं, उन पर ध्यान देना। माना प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाएं,
प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाएं, ऐसे मान लो स्थानीय है, किसी विशेष स्थान पर है, ठीक है, या फिर कम समय के लिए है, ठीक है। यदि प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाएं किसी स्थान विशेष में है या फिर हो सकती है कम समय के लिए हो, तो जीव बच्चों दो अन्य विकल्प भी अपनाते हैं। दो और विकल्पों पर अपन ध्यान दे सकते हैं, संरूपण और नियमन के अलावा दो अन्य विकल्प भी जीवों के द्वारा अपनाए जाते हैं। और वो दो अन्य विकल्प कौन कौन से हैं बच्चों? पहला तो है प्रवास करना, माइग्रेट, और दूसरा है बच्चों निलंबन, सस्पेंड, ठीक है। अब देखो, प्रवास कब करते हैं? जब प्रतिकूल परिस्थितियां विशेष स्थान पर हो। और निलंबन कब करते हैं? जब प्रतिकूल परिस्थितियां कम अवधि के लिए हो। एक एक को मैं समझाता हूं। अब प्रवास में क्या होगा, कोई जीव जो होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों युक्त आवास को, मान लो जहां पर दशाएं रहने के योग्य नहीं रही, तो प्रतिकूल परिस्थितियों युक्त आवास को अस्थायी रूप से, ठीक है, परमानेंट नहीं, अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए छोड़कर चला जाता है। और जब परिस्थितियां अनुकूल बनती है तो फिर वो वहां पर वापस लौटकर आ जाता है। तो किसी स्थान विशेष को प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अस्थायी रूप से छोड़ देना और परिस्थितियों के सामान्य होने पर पुनः लौटकर आ जाना, इसी चीज को अपन क्या कहते हैं बच्चों? प्रवास करना। नहीं, अभी सिंपल सा है। अभी जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दिल्ली में, मान लो, या जयपुर में मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो गर्मी के टाइम पर अपन शिमला चले जाएं और वहाँ पर जाकर थोड़े बहुत दिन रहने लग जाएं। ये बिल्कुल प्रवास करने जैसा ही है। या आपने बहुत कॉमन उदाहरण पढ़ा होगा बच्चों, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और उस केवलादेव में प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में साइबेरिया और अन्य उत्तरी ठंडे क्षेत्रों से साइबेरियन सारस आते हैं, साइबेरियन क्रेन आते हैं। वो बच्चों क्या करके आते हैं? प्रवास करके, ठीक है भाई। वहां पर ऐसे मान लो परिस्थितियां प्रतिकूल बन गई तो उन जगहों को छोड़कर आ जाएंगे, जब अनुकूल बनेगी तो लौटकर वापस चले जाएंगे। क्लियर? तो अब प्रवास कब करेगा वो? जब वो परिस्थितियां किसी स्थान विशेष में है। अब देखो बच्चों, अगला है निलंबन करना। अब निलंबन में क्या कहानी है, ध्यान से समझो। माना कोई जीव प्रवास नहीं कर सकता, माना कोई जीव प्रवास नहीं कर सकता और वो पलायन से बचना चाहता है, वो पलायन से बचना चाहता है, तो बच्चों वो क्या कर सकता है? निलंबन कर सकता है। भाई वो थोड़ी समय की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनको सहन करके उनको गुजार दिया जाए। नहीं, अभी जैसे अपन मान लो बात करें, कवक है, जीवाणु हैं, निम्न पादप हैं, ये सब बच्चों बनाते हैं मोटी भित्ति युक्त बीजाणु। क्या बनाते हैं? ये मोटी भित्ति युक्त बीजाणु बनाते हैं। और ये मोटी भित्ति युक्त बीजाणु जो होते हैं उन प्रतिकूल परिस्थितियों में सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। परिस्थितियां जब अनुकूल आती है तो बीजाणु होकर ये कवक, जीवाणु, निम्न पादप वापस बना देते हैं। तो बीजाणु बनाकर और सुप्त पड़ा रहना, ये सब क्या है बच्चों? निलंबन ही है। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, हायर प्लांट है, हायर प्लांट, उच्च पादप। इन उच्च पादपों में बीज व अन्य संरचनाएं क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है। उनके द्वारा भी वो प्रतिकूल
परिस्थितियों को क्या कर सकते हैं, गुजार सकते हैं, निष्क्रिय रूप से पड़े हुए रह सकते हैं। अब ऐसा काम कब होगा, जब साफ परिस्थितियां निश्चित कम अवधि के लिए होती है। अरे यार ये बात समझ में। अभी जैसे देखो, अब इसमें एक दो टर्म दी हुई है। एक तो शब्द दिया हुआ है बच्चों शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन, और एक दिया हुआ है बच्चों ग्रीष्म निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता या फिर एस्टिवेशन। एक शीत निष्क्रियता और एक दी हुई है बच्चों ग्रीष्म निष्क्रियता। अब शीत निष्क्रियता में क्या होता है, कई जीव जंतु होते हैं, जैसे भालू है ना, तो भालू क्या करता है बच्चों, सर्दी के मौसम में वो शीत निद्रा में, शीत निष्क्रियता के अंदर वो चला जाता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम कर लेता है, खाना वाना इकट्ठा करके चुपचाप से फिर वो एक जगह पर पड़ा रहता है। ठीक है, तो वो शीत निष्क्रियता में चला जाता है। वो शीत निष्क्रियता में जाकर क्या कर सकता है भाई, उसको प्रवास करना पड़ता, उस जगह को छोड़कर जाना पड़ता, तो वो उनके दबाव से क्या करता है, बच जाता है। यही चीज गर्मी के मौसम में, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को जल शुष्कन से बचाने के लिए ना, कुछ घोंगे वगैरह जैसे मान लो या मछलियां मान लो, वो गर्मी की ऋतु में किस में चली जाती है, ग्रीष्म निष्क्रियता में चली जाती है, जल शुष्कन से अपने आप को बचाने के लिए। इसको कहते हैं बच्चों ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन। तो अच्छी तरह से ध्यान रखना, हाइबरनेशन का उदाहरण तो क्या दिया हुआ है, भालू, और ग्रीष्म निष्क्रियता का जैसे उदाहरण दिया हुआ है ये घोंगे, मछलियां वगैरह कुछ। एक बिंदु बच्चों और दिया हुआ है, इस पर भी ध्यान दो, उपरति या डायापोज, उपरति या डायापोज। ये उपरति या डायापोज जो है ये भी बच्चों क्या है, निलंबित परिवर्धन की ही एक अवस्था है। ये उपरति या डायापोज सस्पेंडेड डेवलपमेंट की ही एक अवस्था है, स्टेज है, हैं? कई सारे जो प्राणी प्लवक होते हैं जल में, वो प्रतिकूल परिस्थितियों में किस में चले जाते हैं, उपरति या डायापोज में चले जाते हैं, जिसको अपन निलंबित परिवर्धन की ही एक अवस्था मान सकते हैं। तो ये बच्चों अजैविक कारकों के प्रति जीव जो अनुक्रिया करते हैं, जो रेस्पॉन्स देते हैं, वो अपने को इस बुक के अंदर समझाया गया है। तो ये पोर्शन आपके अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सारी कहानी बदलती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों की वजह से बन रही है कि भाई किसी भी आवास की पर्यावरणीय परिस्थितियां जो है वो हमेशा तो मेंटेन रह नहीं सकती। अब जीव उनका कैसे सामना करेगा, कैसे वो जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए युक्तियां ढूंढेगा। तो जीव तो यही चाहेगा कि अपने शरीर के आंतरिक वातावरण को क्या बना कर रखा जाए, स्थिर। वो स्थिर बना रहेगा तो अपन बढ़िया काम कर पाएंगे, अपन तंदुरुस्त रहेंगे। अरे यार ये बात समझ में। अब कोई जीव नियमन कर रहा है, कोई जीव संरूपण कर रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। दो कंडीशन और लग सकती है, स्थानीय हो, विशेष स्थान पर हो, तब तो क्या कर लो, प्रवास जैसे कर सकता है, और अगर कम समय के लिए, कम अवधि के लिए हो तो वो निलंबन करके भी उन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकता है। क्लियर? ये कंप्लीट है बच्चों अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। एक ग्राफ और दिया हुआ है बच्चों अपनी बुक के अंदर, उसको भी आप याद कर लेना, समझ लेना। देखो इंटरनल लेवल, आंतरिक स्तर, एक्सटर्नल लेवल, बाह्य स्तर।
ये बच्चों अपन मान सकते हैं क्या, नियामक। कि साहब बाहरी स्तर कैसे भी बदलता रहे, उनका जो आंतरिक स्तर होता है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ये अपन मान सकते हैं बच्चों कन्फॉर्मर, संरूपक। ठीक है, बाह्य स्तर के आधार पर, या ऐसे मान लो बाहरी परिस्थितियों के आधार पर उनकी आंतरिक परिस्थितियां बदलती रहती है। और ये अपन मान सकते हैं बच्चों क्या, आंशिक नियामक। भाई सीमित पर्यावरणीय परिस्थितियों तक उन्होंने नियमन की क्षमता उत्पन्न कर ली, लेकिन अगर फिर भी वो परिस्थितियां नहीं बदलती है तो उसके आगे वो नियमन नहीं करते, फिर वो क्या करते हैं, संरूपण करते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाएगा, आंशिक नियामक कहा जाएगा। क्लियर? तो यह जैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं कंप्लीट है। अब अगला बिंदु जो अपनी बुक में दिया हुआ है वो है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में अपन समझते हैं। देखो बच्चों, अनुकूलन या अडेप्टेशंस। अनुकूलन या अडेप्टेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल अनुकूलन होता क्या है, किसी जीव का विशेष गुण, किसी जीव का विशेष गुण। अब ध्यान देंगे, वो जो गुण है वो कार्यकीय भी हो सकता है, वो गुण आकारिकीय भी हो सकता है, वो गुण व्यावहारिक भी हो सकता है, और वो गुण जैव रासायनिक भी हो सकता है। तो किसी जीव का विशेष गुण जो उसे अपने आवास में जिंदा रहने व जनन के योग्य बनाता है, उसे अपने आवास में जिंदा रहने व जनन के योग्य बनाता है, जीव के उस विशेष गुण को ही क्या कहा जाएगा, अनुकूलन कहा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर जीवों के संदर्भ में अपन देखें तो शुरू से कोई परिस्थितियां एक जैसी नहीं थी। भाई परिस्थितियां तो अपन जानते हैं बदलती रहती है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि जीव जंतु शुरू से ही ऐसे रहे हों। वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार जीवों ने अपने आप को ढाला है। क्या विकसित किए हैं, अनुकूलन विकसित किए हैं, तब जाकर ही वो सरवाइव कर पाए। अभी सोच के देखो, मरुस्थल के अंदर पानी की कितनी ज्यादा कमी होती है। अब पादपों में अगर विशेष अनुकूलन नहीं पाए जाएं उन मरुस्थलीय पादपों में, तो इतनी जल अभाव वाली परिस्थितियों के अंदर तो वो सरवाइव कर ही नहीं सकते। इसका मतलब कोई जीव जिंदा रह सके, अपनी अच्छी ग्रोथ कर सके, और फिर वो मैच्योर होके जनन करे, इसके लिए बच्चों अनुकूलनों का होना आवश्यक है। अब ध्यान दो, अनुकूलनों को अपन दो कैटेगरी में, दो श्रेणियों में कैटेगराइज कर सकते हैं। ध्यान देना, एक तो बच्चों अनुकूलन होते हैं फिनोटाइपिक, और दूसरे अनुकूलन होते हैं जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक ये हो जाएंगे लक्षण प्रारूपी, और जीनोटाइपिक ये हो जाएंगे बच्चों जीन प्रारूपी। क्लियर? अब फिनोटाइपिक अनुकूलन क्या होते हैं? फिनोटाइपिक अनुकूलन जीव के शरीर की कार्यकी अथवा उसकी आकारिकी में वातावरण के अनुसार
क्या होते हैं? उचित परिवर्तन होते हैं। या ऐसे मान लो बच्चों, फेवरेबल चेंजेज होते हैं। किसमें? जीव के शरीर की कारिकी में हो सकते हैं या उसकी आकारिकी में हो सकते हैं। किसके अनुसार? वातावरण के अनुसार। ठीक है, तो ये इमीडिएट रेस्पॉन्स देने के लिए कुछ समय पश्चात क्या हो जाते हैं? ये ऐसे मान लो गायब हो जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं। तो एक प्रकार से ऐसे मान लो जीनों के साथ में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये स्थायी नहीं होते हैं। ऐसे मान लो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो हो गए लक्षण प्रारूपी अनुकूलन। अगर अपन बात करें जीन प्रारूपी अनुकूलन की, तो जीन प्रारूप अनुकूलन में क्या होंगे बच्चों? जीवों में क्या उत्पन्न होती है? आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। और वो जो जेनेटिक वेरिएशन होते हैं, वो जेनेटिक वेरिएशन जीनों की सहायता से फिर क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। तो इनसे उत्पन्न होने वाले जो अनुकूलन हैं, उन अनुकूलनों को अपन क्या कहेंगे? जीनोटाइपिक। ठीक है, तो आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है किसी पॉपुलेशन में, ये ध्यान रखना बच्चों, जो अनुकूलन उत्पन्न होते हैं वो पॉपुलेशन के लेवल पर उत्पन्न होते हैं। समझ गए? तो किसी पॉपुलेशन में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, किसके अनुसार? वातावरण के अनुसार। और वो भिन्नताएं फिर जीनों से फिक्स हो जाती है, जीनों से स्थायी हो जाती है, एक पीढ़ी से वो दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। तो ऐसे जो अनुकूलन होंगे, उन अनुकूलनों को कहा जाएगा बच्चों लक्षण प्रारूपी अनुकूलन। आ गई बात समझ में? अब अपनी बुक के अंदर लक्षण प्रारूपी अनुकूलन के भी उदाहरण दिए हैं। ऊपर गुणों की अपन बात करें, कार्य के अनुकूलनों को भी समझाया गया है, आकारिकी है, व्यवहारिक, जैव रासायनिक, सभी प्रकार के अनुकूलनों की बात अपनी बुक के अंदर की गई है। क्लियर? तो इन सब पर अपन विस्तार से चर्चा, एक एक प्रकार के अनुकूलन को उदाहरणों से, ये बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।